नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और मैं हूं हृदय मिश्रा, आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज करंट अफेयर्स लेट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, लगातार आप लोग पढ़ते रहिए। कुछ व्यस्तता थी तो आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से चीजें थोड़ा सा इधर डिसबैलेंस हुई एक दो दिन में, लेकिन फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। और जो है अगर किसी भी अभ्यर्थी को वॉइस प्रॉब्लम अगर आती है, मतलब अगर आपको लगता है कि मेरी वॉइस थोड़ी लाउडली है, यानी कि थोड़ी सी अगर तेज लग रही है, अपने वॉल्यूम को थोड़ा कम कर ले। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा स्लो बोल के मैं आपको समझाऊं, ये मेरी आज पूरी कोशिश होगी। फिर भी आप लोग जो है अपने वॉल्यूम को थोड़ा सा कम करके चलिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बोलना पड़ता है तेज तो वो वॉइस थोड़ी सी ज्यादा आपको सुनाई देती होगी, राइट। चलिए खैर आइए। और मैं एक बात यहां पर बहुत ही ईमानदारी पूर्वक कहना चाहूंगा, और ईमानदारी पूर्वक आपको मानना भी पड़ेगा, और वो ये कि भाई साहब ऐसा है कि एग्जाम डेट एकदम से नजदीक आपके आ रही है, और थोड़ा सा अपने आप को क्या करना है, धैर्यता पूर्वक अपने आप को लगाना है पढ़ाई में, है ना। नहीं लगाओगे तो समस्या आपके सामने उभर के आएगी। और संभवतः सुनने में आ रहा है कि नई वैकेंसी भी आरओ की चर्चा हो रही है, मे बी वो भी आ जाए, है ना, नेक्स्ट ईयर तक। ठीक है, जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो आपका वैकेंसी आरओ की जो 2026 25-26 के नाम से आएगी, 26 के नाम से आएगी, उसे 2026 के जो हमारा एग्जाम कैलेंडर होगा उसमें उसको फिट कर दिया जाएगा। मतलब 2026 में आरओ का एग्जाम हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा सुनने में आ रहा है। आयोग जो अपने कैलेंडर को जो सेट करेगा, यानी कि 2026 जो भी आप एग्जाम होंगे वो क्या होंगे, ठीक उसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार से 2024 में सेट किया गया था कि भाई एक साल के अंदर आपकी बड़ी परीक्षाएं आरओ और पीसीएस की हो जाएं। ठीक उसी प्रकार से ऐसा किया जाएगा, सुनने में आ रहा है। हो हल्ला मत कीजिएगा, ठीक है, बस पढ़ते रहिएगा। जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था वो तो लगातार इस पर तैयारी करते रहिए, जो जुलाई में आपका प्रस्तावित परीक्षा है। लेकिन वो अभ्यर्थी जो किसी कारण से परीक्षा से छूट गए थे या जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, वह अभ्यर्थी 2026 के एग्जाम के लिए आरओ के लिए लग जाएं पूरी ईमानदारी पूर्वक। तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और शुभकामनाएं आपके लिए हैं इस एग्जाम के लिए भी, और अगले वर्ष जो एग्जाम आपका आरओ का आएगा उसके लिए भी। चलिए, और इसके लिए करंट अफेयर्स आप डिकोड एग्जाम का डेली देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से। और पहला टॉपिक हमारा क्या है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा 15 अप्रैल को नई दिल्ली में राजदूतों की एक बैठक का आयोजन किया गया। और इस बैठक के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा 15 अप्रैल को, डेट याद रखिए, कई बार फैक्चुअल डेटा पूछ लेता है, तो 15 अप्रैल को नई दिल्ली में राजदूतों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 80 से अधिक देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों और वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधियों ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो महत्वपूर्ण जो बैठकें होती हैं तो उनसे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो अक्सर आप एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। उद्देश्य, यानी कि भाई अगर ये बैठक का आयोजन किया गया था तो इसका उद्देश्य क्या था, क्यों बैठक की गई। भाई सिंपल सी बात है, अगर बैठक आयोजित की गई होगी तो उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। तो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है पूर्वी क्षेत्र की अकूत संभावनाओं को प्रदर्शित करना और सतत विकास के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। आप जानते होंगे कि संयुक्त जो है राष्ट्र के द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य घोषित किए गए हैं, उनको पूरा करने के लिए अलग अलग देश अपने अपने अनुसार उस पर बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का है, वर्ष 2030 का है। और इसमें जो एसडीजी गोल्स जो आपके 17 निर्धारित किए गए हैं वो आपके परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। मैंने कई बार आपसे कहा है कि उन जो एसडीजी गोल्स हैं उनको आप रेडी कर लीजिएगा। तो जिनके एसडीजी गोल्स जो 17 एसडीजी जो गोल हैं, अगर आपका वो प्रिपेयर है दैट्स वेरी गुड। इन केस अगर नहीं प्रिपेयर है तो भाई साहब आप लोग क्या करिएगा, 17 के 17 जो एसडीजी गोल्स होते हैं उनको आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है। ये मैं आपको टास्क देता हूं आज ही, क्योंकि यहां से एक प्रश्न जो है घुमा फिरा करके एनी हाउ पूछ लेता है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजदूतों की बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, ठीक है, क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आर्थिक और भू राजनीतिक यानी ज्योग्राफिकल, ठीक है, जो जियोपॉलिटिक्स है के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में राजदूतों, राजनयिक दूतों ने उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा द्वारा पेश की गई संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय हितधारकों के साथ साझेदारी जो है गहरी करने की रुचि प्रकट किया है। आप जानते होंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार व्यापक स्तर पर काम करती है, और मैंने कई बार आपसे कहा है कि भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं या जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जिसमें आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम आते हैं,
ये दरअसल आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से कहीं किसी ना किसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या काम करिएगा कि आप लोग जो है इन पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में सटीक जानकारी अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न है जो कि यहां पर कूट के फॉर्म में से दिया गया है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है या है। नंबर 1, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा 15 अप्रैल को जो है नई दिल्ली में राजदूतों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बिल्कुल सही बात है। अब परीक्षा में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहां पर जो है 15 अप्रैल की जगह पर कुछ और लिख सकता था, ठीक है, या डेट कोई और चेंज कर सकता था। दूसरा, इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अकूत संभावनाओं को प्रदर्शित करना और सतत विकास के द्विपक्षीय संबंधों को क्या करना है, मजबूत बनाना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये जो प्रश्न आपके सामने दिया गया है, अब ये प्रश्न कोई फैक्चुअल डेटा पर आधारित क्या है, नहीं है। ये प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आप इस न्यूज के बारे में पढ़े होंगे। इसीलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं कि आप वन लाइनर करंट अफेयर्स पर फोकस मत क्या करिए, डिटेल्स में चीजों को पढ़ा करिए, क्योंकि प्रश्न जो इस समय आयोग बना रहा है वो फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल या ओनली फैक्चुअल या ओनली कॉन्सेप्चुअल बना रहा है। ध्यान रखिएगा। तो आपको फैक्ट भी याद रखने हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी याद रखने हैं और आपको फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन भी याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझ में आ गई। तो आपको वन लाइनर पे फोकस ना करते हुए आपको करंट अफेयर्स की डिटेल्स टॉपिक की जानकारी आपको होनी चाहिए। राइट, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चूंकि दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि 1 और 2 दोनों क्या है, सही हैं। तो अब आप देखिए ऑप्शन में कहां पर है 1 और 2, तो यहां पर सी वाले पे है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई समस्या यहां पे? चलिए ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक। तो ये दरअसल भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण। ये संस्करण याद रखिएगा, कई बार युद्धाभ्यासों का संस्करण पूछ लेता है। तो 6ठा संस्करण था। 6ठा संस्करण 16 अप्रैल को विदेशी प्रशिक्षण नोट पुणे के औंध में शुरू हो गया है। ओके, नाउ यह अभ्यास 16 से लेकर के 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया, जो कि बहुत ही मजबूत जो है अपने आप मजबूत एक कह सकते हैं कि युद्धाभ्यास है, जो कि दोनों देशों के मध्य में एक रूपता को प्रदर्शित करता है। 60 सैन्यकर्मियों की भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व जाट रेजिमेंट और भारतीय वायुसेना की एक बटालियन कर रही है। जाट रेजिमेंट के बारे में आप जानते हो कि अलग अलग जो है रेजिमेंट होते हैं, चाहे वो गोरखा हो, चाहे वो अलग अलग सिख हो, अलग अलग रेजिमेंट हमारी सेनाओं में देखने को मिलते हैं, जिनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार संयुक्त अभ्यास डस्टलिक एक वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है, यानी कि प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। तो यह भी आपको पॉइंट याद रखना, क्योंकि कई बार कुछ जो युद्धाभ्यास होते हैं वो द्विवार्षिक होते हैं, वो 2 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं। कुछ युद्धाभ्यास होते हैं जो वार्षिक स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। और मैंने कई बार कहा है कि भारत के साथ में जो भी महत्वपूर्ण जो भी युद्धाभ्यास होते हैं वो आपके लिए जरूरी होते हैं। तो उन युद्धाभ्यासों की अगर हम बात करेंगे तो जैसे भारत जापान के मध्य में कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, भारत अमेरिका, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत मालदीव, भारत चीन, भारत जापान, ये भारत दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, भारत अफगानिस्तान, ये कुछ ऐसे युद्धाभ्यास हैं जिन पर क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है और जिन पर प्रश्न बनते हैं। तो मैं आपको टास्क देता हूं। आज का पहला टास्क तो मैंने आपको दे दिया कि भाई आप एसडीजी गोल को रेडी कर लीजिएगा, लेकिन साथ साथ में एसडीजी गोल्स के साथ साथ में आपको क्या रेडी करना है, आपको जितने भी प्रमुख युद्धाभ्यास हुए हैं उन युद्धाभ्यास के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी कर लेनी है। मैंने क्या क्या बताया, इंडिया आपका और अफगानिस्तान, इंडिया प्लस आपका इंडिया प्लस आपका जो है क्या अमेरिका, फिर इंडिया आपका जापान, इंडिया आपका नेपाल, ठीक, इंडिया आपका साउथ कोरिया, ठीक है, इंडिया आपका दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है साउथ कोरिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, ठीक, अफगानिस्तान के साथ हो, नेपाल के साथ हो, भूटान के साथ हो, मालदीव, ये कुछ ऐसे देश है जहां पर प्रश्न बनते हैं आपके, यानी कि इन देशों के साथ भारत के युद्धाभ्यास कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, वो पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, इसको रेडी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे, तो ये कुछ पॉइंट यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, यह भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया था, यानी कि अगर इस वर्ष भारत में हुआ तो अगले साल अगले साल उज्बेकिस्तान में होगा, इस साल उज्बेकिस्तान में हुआ तो अगले साल भारत में होगा, याद रहेगा। चलिए, पिछला संस्करण यानी कि इसका जो 5वां संस्करण था वो 2024 में उज्बेकिस्तान के तरमेज जिले में हुआ था। तो अब आपसे प्रश्न पूछ लेगा भाई पिछला संस्करण कहां हुआ था, तो इस वर्ष तो भारत में हुआ और पिछला संस्करण आपका जो है उज्बेकिस्तान में हुआ, कहां पर,
तरमेज जिले में हुआ। इस वर्ष का अभ्यास का विषय क्या था? अर्ध शहरी परिदृश्य में ज्वाइंट मल्टी डोमेन उप पारंपरिक संचालन की थीम पर आधारित है। ये इस वर्ष की क्या है? ये थीम है, जो कि आपको एग्जाम के लिए क्या हो जाती है? जरूरी हो जाती है। मैंने कई बार कहा कि थीम यानी कि जो विषय होते हैं किसी भी टॉपिक के, दिवस के या युद्धाभ्यास के, वो महत्वपूर्ण होते हैं आपकी परीक्षा के लिए। याद रहेगा पॉइंट? ओके, आगे। संयुक्त अभ्यास डसलीक का 6वां संस्करण दोनों पक्षों को संयुक्त उप पारंपरिक संचालन करने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम तौर तरीकों को साझा करने में सक्षम बनाएगा। यह दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन, सौजन्यता और सौहार्द विकसित करने में सहायता करेगा। युद्धाभ्यास करने से न सिर्फ हमारे सैनिकों की प्रतिभा झलकती है, बल्कि दो प्रमुख देशों या अन्य कई देशों के साथ जब कंबाइंड ज्वाइंट मिलिट्री जो है होता है युद्धाभ्यास, तो वहां पर अलग अलग देश की अपनी कुछ कुछ संस्कृति परंपराएं होती है, उनमें भी आदान प्रदान कहीं ना कहीं होता है और बहुत कुछ इससे फायदा मिलता रहता है। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताइए कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डसलीक का 5वां संस्करण कहां युद्ध किया गया था? भारत, उज्बेकिस्तान, इजराइल, अफगानिस्तान। तो चूंकि छठा जो हुआ यानी जो अभी हुआ वो इंडिया में हो रहा है ना, तो सिंपल सी बात है 5वां, चूंकि बारी बारी से आयोजित किया था, तो सिंपल सी बात है अगर छठा इंडिया में हुआ तो 5वां कहां पर होगा? सिंपल सी बात है 5वां फिर कहां होगा? उज्बेकिस्तान में होगा। सिंपल सी बात है ना, तो बस उज्बेकिस्तान इज द राइट आंसर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कोई समस्या? चलिए, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि आपके लिए हो जाता है महत्वपूर्ण। तो टॉपिक पर मैं चर्चा करूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम के लिए दरअसल क्या है, जो आपका हाई कोर्ट है, क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यहां से खूब प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं इसमें, जैसे कि पहला प्रश्न आपसे बन जाएगा इसमें कि ठीक है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का आधार क्या होता है, उनकी रिटायरमेंट की उम्र क्या होती है, उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, उनके अधिकार के बारे में, और कई सारे आप हाई कोर्ट के बारे में जानते हो। इसमें परमादेश आपका, ठीक है, कई प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं ना, 5 प्रकार की रिटें होती हैं, तो अलग अलग रिट जो होती हैं वो जारी की जाती हैं। इसके अलावा पीआईएल क्या होता है, लोक अदालतें क्या होती हैं, यानी कि जो जुडिशरी आपकी है वहां से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा करंट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें अभी हाल फिलहाल में जो हमारे अलग अलग राज्यों के जो हाई कोर्ट है वहां के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन नियुक्त हुए हैं, ठीक है, हमारे मुख्य भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न खूब बनते हैं। तो मैं आज से ही मैं अपेक्षा आपसे करता हूं कि आज ही आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर को पढ़ लेंगे। एक बात मैं यहां पर विशेष तौर पर मैं आपसे करना चाहता हूं, और वो ये कि आप लोग जब भी मैं कोई चीज कहा करूं तो करंट के साथ में ही उस स्टैटिक पोर्शन को आप लोग क्या करिए, याद कर लिया करिए। तो जहां एक और आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक तैयार होगा तो वहीं दूसरी ओर आपका जो है, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, जो आपका जीएस का सेक्शन है, वो भी आपको रेडी होता चला जाएगा। और यही तरीका है पढ़ाई करने का बेहतर तरीका। लेकिन दिक्कत क्या है, आप करंट पढ़ेंगे तो करंट ही पढ़ते रह जाएंगे, जीएस पढ़ेंगे तो जीएस ही पढ़ते चले जाएंगे। नहीं, दोनों में रिलेशन होता है, जीएस और करंट अफेयर्स में। जीएस और अगर आप करंट अफेयर्स को मिला के पढ़ेंगे, आपकी पढ़ाई इतनी जबरदस्त होगी कि मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए जो मैं टास्क यहां पर आपको देता हूं, जो बात मैं आपसे कहता हूं कि बाबूजी इसको रेडी कर लेना, तो उसको आप लोग प्लीज, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप उसको रेडी प्लीज कर लिया करिए। राइट, चलिए ये चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए टॉपिक पे आते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो मुख्य न्यायाधीश हमारे हैं संजीव खन्ना जी, ठीक है, संजीव खन्ना जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, कौन, वी.आर. गवई के नाम की सिफारिश की है। यानी कि अगले वर्ष जो है, मतलब अगले, इनके बाद जो है, जो अगले सीजीआई होंगे वो कौन होंगे, वी.आर. गवई होंगे। किसके बाद, संजीव खन्ना जी के बाद। इन्होंने ही इनके नाम का जो है अनुमोदन किया हुआ है, सिफारिश की हुई है। राइट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और मुख्य परीक्षा में आती है कि इनके जो कॉलेजियम प्रणाली होती है या जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, इसमें कई बार डिस्प्यूट हो जाता है, कई बार इसमें कॉन्ट्रडिक्शन होता है। ये क्या है, इसमें कितना अधिकार मिला है सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को, ऐसे प्रश्न अक्सर न सिर्फ आपके प्री प्लस मुख्य परीक्षा में आते हैं बल्कि आपके इंटरव्यू में भी प्रश्न यहां से बनते हैं। तो आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर लगभग 6 महीने के कार्यकाल के बाद सीजीआई खन्ना 13 मई को पदमुक्त हो जाएंगे, ठीक है। और न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल कब तक होगा, 6 महीने का होगा, 6 महीने से अधिक का होगा, और वह 23 नवंबर 2025 को पद से मुक्त हो जाएंगे। यानी कि इनके जो है रिटायरमेंट के बाद जो है, ये जो गवई जी हैं इनका कार्यकाल 6 महीने का होगा, ठीक है, याद रहेगा। ओके, आइए, न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया था, इसको हटा दीजिए, पॉइंट को छोड़ दीजिए। नवंबर 2003 में उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, और नवंबर 5 में उन्हें
स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। 17 जनवरी 2000 को नागपुर पीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था। ध्यान दीजिएगा, कल मैं बस से आ रहा था तो वहां पर एक जो है स्टूडेंट मिले, तो उनसे मैंने पूछा कि आप क्या कर, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने बताया कि मैं क्या करता हूं। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, बोले सर क्या कहते हैं एथिक्स का एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, बताइए। हालांकि मुझे लग रहा है वो शायद मेरा टेस्ट लेना चाहते थे कि वास्तव में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, चाहे फेस तो मेरा लगता नहीं है। तो उन्हें क्वेश्चन एथिक्स का दिया, ये यूपीएससी 2018 में आया हुआ प्रश्न है, सर बताइए कैसे होगा। उनको समझाया मैंने कहा आप क्या करते हैं, बोले सर मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में तो क्या करना चाहते हैं, बताया कि मैं वकालत करना चाहता हूँ, वहीं पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उनसे 2-3 चीजें मैंने पूछी, भाई क्या करना चाहते क्या नहीं करना चाहते। तो उनके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स थे कुछ, है ना, कि वहां पर जो है यहाँ पर क्या कहते हैं आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मुकदमे ऐसे होने चाहिए वैसे होने चाहिए, नेगेटिव थॉट्स थे बहुत ज्यादा। मैंने उनको समझाया कि भाई नेगेटिव थॉट्स मत रखिए। मैंने कहा ये बातें किसने बताई आपको, तो उन्होंने बोला हमारे फ्रेंड्स के पापा लोगों ने, उनके साथ ऐसा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी की दूसरी बातों पर आपको फोकस नहीं करना है, अपने ऊपर भरोसा करके चलना है। कई बार आप तैयारी करते होंगे तो कई बार आपसे लोग कहते होंगे यार इनका नहीं तैयारी हुआ, तैयारी करते नहीं हुआ, 4 साल से वहां पढ़े हुए थे प्रयागराज में, 10 साल से पढ़े हुए नहीं हुआ। ये सब फालतू बातें होती हैं, नहीं पढ़ना है चक्कर में आपको आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना। मैं कई बार कहता हूं कि भरोसा कर तू इस पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं। तो आप सभी लोग इंसान हैं, समझदार हैं, इसलिए कभी किसी के नेगेटिव थॉट पर नहीं जाइएगा, राइट। मेरे कहने का मतलब यह है, बस जितना मैं जो कुछ कहता हूं उतना काम आप लोग प्लीज करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक बड़ा फायदा मिलने को देखने को मिलेगा। चलिए आगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? सिंपल सी बात है, जस्ट अभी हमने आपको बताया। क्या होगा, कौन सा इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा B.R. गवई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, यही ना होगा। चलिए, सेमीकंडक्टर तकनीक, भाई साहब आप जानते होंगे इस पर खूब चर्चा होती है, और सेमीकंडक्टर के मामले में इत्तेफाक से कह लीजिए कि भारत ठीक ठाक स्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और आप जानते हो कि सेमीकंडक्टर का खूब इस्तेमाल होता है। आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वगैरह यूज करते हैं उसमें किसी ना किसी रूप में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। ऐसे में देश की प्रगति के लिए सेमीकंडक्टर का जो भंडारण हमारे पास होना अति आवश्यक है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में IIT दिल्ली ने सेमीकंडक्टर तकनीक के क्षेत्र में रिसर्च को तेज करने के लिए एक बड़ी पहल की शुरुआत की है। इसके तहत संस्थान ने अमेरिका की जानी मानी टेक कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि किसके साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का मकसद क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सेमीकंडक्टर से जुड़ी जटिल समस्याओं को हल करना। ये इसका मेन मोटो है जो कि अभी IIT दिल्ली में किया जा रहा है। ओके, याद आएगा पॉइंट। चलिए, साथ ही यह पहल शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग को मजबूत बनाएगी। यह योजना IIT दिल्ली के कारपोरेट रिलेशन कार्यालय की देखरेख में चल रही है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व संस्थान के अप्लाइड मैकेनिक्स विभाग के 3 प्रोफेसर कर रहे हैं, साविक चक्रवर्ती, ऋत्विक बंदोपाध्याय और MD रजदी इब्ने इस्लाम करेंगे इसका जो है प्रतिनिधित्व अपना। ठीक है, इनके अंडर गाइडेंस में काम चल रहा है, याद रहेगा। चलिए, अब आप बताओ कि हाल ही में IIT दिल्ली ने सेमीकंडक्टर तकनीक के क्षेत्र में रिसर्च को तेज करने के लिए किस देश की जानी मानी टेक कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? यानी कि ये जो कंपनी किस देश की है, किसके साथ में IIT दिल्ली ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हमने आपको बताया वो कहां की कंपनी है। वो कंपनी है कहां की? अमेरिका की है आपके। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिमाचल दिवस, ठीक है, अब ये हिमाचल दिवस भी क्या है, चर्चाओं में भाई साहब रहा है। आप जानते होंगे हिमाचल प्रदेश, आप लोग घूमने भी जाते होंगे ऊटी वगैरह। तो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाने के साथ में ही इस राज्य का गठन किया गया। तब से हर साल 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में जो है क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो कई बार आपके एग्जाम में अलग अलग स्टेट्स के बारे में प्रश्न पूछ लेता है, तो हिमाचल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे तो राजधानी इसकी शिमला है भाई साहब। ठीक है, और इसके अलावा राष्ट्रीय पशु यहाँ का हिम तेंदुआ है। राज्य का जो वृक्ष है, राज्य वृक्ष है वो देवदार है। और
1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन 1971 में इसे हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत इसे 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बनाया गया। कई बार यह प्रश्न अक्सर पूछ लेता आपसे कि कोई समाहित स्टेट है तो उस स्टेट को किस नंबर का राज्य बनाया गया या उसका गठन किस वर्ष हुआ, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। राज्यों से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो उसमें पूछ लेगा कि यहां पर एक सदनीय जो है विधानमंडल है कि दो सदनीय है, ठीक है, या फिर पूछ लेगा कि वहां के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, और या फिर वहां के राज्य के पशु पक्षी, वहां के नेशनल पार्क, वहां का कई अन्य चीजें जो होती है वो पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। तो इसको आपको याद रखना है अच्छी तरीके से डिटेल्स में, ठीक है। चलिए, बाकी अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप में अगर आप देखेंगे तो यहां पर है आपका क्या, हिमाचल प्रदेश, और देखिए इसकी सीमा जो है कहां कहां से लगती है आपका, देखिए पंजाब से लग रही है, इधर आपका इधर उत्तराखंड से लग रही है, और यहां पर बाकी आपकी लद्दाख से लग रही है। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। कई बार स्टेट के बारे में प्रश्न आपसे पूछ लेता है, तो जब भी कोई भी स्टेट चर्चाओं में रहा करे या कोई भी लोकेशन चर्चाओं में रहा करे तो उसको मैप से आप लोग प्लीज जरूर देखा करिए, याद रहेगा। चलिए आगे, अब आप लोग बताइए कि हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा अस्सी कथन सही है। नंबर 1, 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर इसका गठन किया गया, तो ठीक बात है। 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, बिल्कुल सही बात है, बनाया गया, यानी कि सी इज द राइट आंसर, बस हो गया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन। आप डोपिंग शब्द जानते होंगे और खेल में कई बार चर्चाओं में रहता है। डोपिंग की शिकायत के कारण कई बार खिलाड़ियों को जो है कुछ टाइम के लिए उनको बैन कर दिया जाता है कि भैया आप नहीं खेल पाएंगे खेल, या उनको हमेशा के लिए मना कर दिया जाता है। डोपिंग में क्या होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने अंदर एनर्जी के लिए कई प्रकार के स्टेरॉइड, कई प्रकार के हार्मोनिक मेडिसिन और कई अन्य प्रकार की जो उत्तेजनक जो वस्तुएं होती हैं या पदार्थ जो होते हैं या मेडिसिन जो होते हैं उनको लेते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो हमारी खेल का जो हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन उसके वो अंगेस्ट में होता है, ठीक है, तो उसको हटा दिया जाता है। चलिए आगे, इस आपके अब देखिए कि तो केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 17 अप्रैल को नई दिल्ली की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का क्या क्या उद्घाटन किया है, और इस यूनिट का मकसद खेलों को डोपिंग जैसी अनैतिक गतिविधियों से क्या करना है, मुक्त बनाना है, और एथलीटों को निगरानी करना है एथलीटों की, ताकि वे स्वच्छ और ईमानदार तरीके से प्रतियोगिता में हिस्सा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब इसमें कुछ पॉइंट और दिए गए हैं कि जैसे इस तकनीक के तहत एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिस्टम के जरिए खिलाड़ियों की शारीरिक प्रोफाइल की लंबे समय तक निगरानी की जाएगी। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी कि जो डोपिंग की समस्याएं जो आती हैं खिलाड़ियों के सामने वो नहीं आएंगी, और एक स्वच्छ खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है। क्योंकि अगर खेल में स्वच्छता नहीं है, मतलब कि अगर उसमें करप्शन है, तो फिर खेल कैसा वो, है ना। तो डोपिंग को रोकने के लिए एक बड़ी अपने आप में चीजें हुई हैं। चलिए, इसके अलावा यह जो यूनिट बनाई गई या विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, ठीक है, यह यूनिट विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के नियमों के अनुसार बनाई गई है, और यह दुनिया की 17वीं ऐसी यूनिट है अपने आप में, यानी कि जो अभी 17 नंबर की यूनिट है अपने आप में भारत में लगाई गई है, यह अपने आप में भारत के लिए उपलब्धि है, ठीक है। इसके जरिए खिलाड़ियों के खून और स्टेरॉइड स्तर की निगरानी की जाएगी, ताकि कोई भी अनैतिक तरीका अपनाने से पहले ही पकड़ा जा सके। इससे साफ सुथरे खिलाड़ियों की पहचान भी मजबूत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब आप बताइए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, मैं कई बार आपसे कहता हूं कि इस स्टेटमेंट को आप लोग याद रखा करें, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। कई बार आप लोग नहीं शब्द को इग्नोर कर देते हो और प्रश्न गलत करके चले आते हो, यह नहीं करना है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ओके नाउ, तो केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 17 अप्रैल को नई दिल्ली की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन का उद्घाटन किया, ठीक है, इकाई का जो है उद्घाटन किया, ठीक है। यह यूनिट विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के नियमों के अनुसार बनाई गई है, और यह दुनिया की पहली ऐसी यूनिट है, ठीक है। अब कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो आप बताओ कौन सा इसमें कथन गलत है। ये क्या लिखा है स्टेटमेंट, यह यूनिट विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के नियमों के अनुसार बनाई गई और यह दुनिया की पहली ऐसी यूनिट है। नहीं भाई साहब, दुनिया की ये 17वीं यूनिट है, पहली यूनिट नहीं है ये, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। और क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा कथन नहीं सही है। तो अब देखो केवल 2 कहां पर लिखा है, तो बी वाले पे लिखा है, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके
वैदिक नगरी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नैमिषारण्य, आप संभवतः जानते होंगे, सीतापुर के जो लोग रहने वाले होंगे, सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर बस्ती वाले, वो नैमिषारण्य की महत्ता को जानते हो कि बहुत प्रसिद्ध स्थल है और इसके इस जो है शहर के पीछे कई पौराणिक जो है कथाएं प्रचलित हैं। और इसके साथ साथ में जो है यहाँ पर तीर्थ स्थल का एक बड़ा जो है योगदान है अपने आप में। लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो आप लोग नैमिषारण्य जाते भी होंगे, नहीं गए होंगे तो विजिट कीजिएगा एक बार, अगर आप थोड़ा भक्त टाइप के व्यक्ति हैं तो, ठीक है। तो योगी सरकार ने इसको जो है वैदिक नगरी बनाने की घोषणा की हुई है कि भाई ये वैदिक नगरी है, जैसे कि आपका अयोध्या है, ठीक उसी प्रकार से वैदिक नगरी के रूप में नैमिषारण्य को जो है क्या किया जाएगा, इसको जो है इसका उद्धार किया जाएगा। यहां पर पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस तीर्थ स्थल का विकास किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। ओके, याद रहेगा। यही पॉइंट यहां पर लिखा है। जनपद सीतापुर वाले भाई साहब कौन है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखते हैं कि सीतापुर वाले कौन, कितने कितने लोग करंट अफेयर्स देखते हैं, ठीक है। सीतापुर के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रतिभावान भी होते हैं। लखीमपुर सीतापुर का नाम बहुत बैकवर्ड, श्रावस्ती खासकर ऑल्सो बैकवर्ड में लिया जाता है, बहराइच का भी नाम बैकवर्ड में लिया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल अच्छे खासा डेवलपमेंट हो रहा है, विकास के पहिए यहां पर तेजी के साथ चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है ये डिस्ट्रिक्ट जो कि बैकवर्ड में माने जाते हैं, ये हमारे मुख्य धारा में जुड़ेंगे। हालांकि अभी भी वहां पर विकासात्मक गतिविधियां बहुत तेजी के साथ चल रही, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या कोई अन्य सेक्टर हो, ठीक है। चलिए, तो सरकार का लक्ष्य है कि यह धार्मिक स्थल न केवल श्रद्धालुओं के लिए और अधिक सुविधाजनक बने, बल्कि अपनी प्राचीनता को भी संरक्षित रखे। नैमिषारण्य गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। हो सकता है आपके प्रश्न पूछ ले यहां से। इसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि माना जाता है। नैमिषारण्य बहुत अच्छा स्थान है, जाइएगा आप कभी, आप लोग, ठीक। तो ऐसी मान्यता है कि यहां पर महापुराण की रचना हुई है और यहीं पर पहली बार सत्यनारायण कथा सुनाई गई थी। सत्यनारायण कथा आप सभी लोगों के घरों में मोस्टली होती होगी, जिसमें पंडित जी क्या बोलते हैं कि भाई श्री सत्यनारायण कथा है, प्रथम अध्याय समापने, है ना, तो ऐसा कुछ बोलते हैं। तो कथा मुझे नहीं आती, हवन मुझे करनी आती है, कथा के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन सत्यनारायण कथा जब होती है तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो कहा जाता है कि नैमिषारण्य में ही पहली बार सत्यनारायण की कथा सुनी गई थी, ठीक है। चलिए आगे। भगवान राम ने भी यहीं पर अश्वमेध यज्ञ किया था और यह स्थान महर्षि वाल्मीकि, लव कुश, युधिष्ठिर और अर्जुन से भी जुड़ा हुआ है और इसलिए यह अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और खास बात यह है कि चारधाम यात्रा में नैमिषारण्य का दर्शन आवश्यक माना जाता है कि अगर आप चारधाम यात्रा करते हैं तो नैमिषारण्य जरूर जाएं, ऐसा माना जाता है, ऐसी प्रथा है, ठीक है। चलिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर को वैदिक नगरी में बदलने की तैयारी हो रही है, ठीक है। तो लखनऊ, हरिद्वार, नैमिषारण्य या हरदोई, तो या फिर नैमिषारण्य होगा, जो कि आपके सीतापुर जिले में अवस्थित है। ओके, चलिए। माउंट लोवोटोवी ज्वालामुखी, यह भी चर्चाओं में इसलिए क्योंकि अभी क्या हुआ है कि यहां पर एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और बहुत ज्यादा इससे जो है क्या हुआ है, लावा निकला हुआ है, ठीक है। तो इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में स्थित माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी में 17 अप्रैल को जोरदार विस्फोट हुआ और इसके बाद जो है लगभग 3500 मीटर ऊंचाई तक राख फैल गई और घने भूरे रंग के बादलों ने पूरे इलाकों के घेर लिया अपने आप। तो बड़ा विस्फोट हुआ था इसमें और इसी कारण विमान सेवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और विमानों को माउंट लेवोटोवी के आसपास के इलाके में 5000 मीटर से नीचे उड़ान नहीं भरने की सलाह दी गई है। तो यह अपने आप में एक बड़ा ज्वालामुखी था। और ज्वालामुखी क्या होते हैं, ज्वालामुखी में लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, अपने आप में किस प्रकार से विस्फोट होता है और किस किस देश में कौन कौन से जागृत और सुषुप्त ज्वालामुखी हैं और कौन सा ज्वालामुखी कहां पर अवस्थित है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आज आप लोग टास्क थर्ड के रूप में आप लोग क्या काम करिएगा। टास्क आपका क्या है, आज का थर्ड है कि आप लोग जो है ज्वालामुखी, जिसको हम लोग वोल्केनो बोलते हैं, ठीक है, इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिएगा। मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं, आप लोग इसको जो है लिख सकते हैं। और इसके पहले 20 मार्च 2025 को इस ज्वालामुखी से राख का एक स्तंभ 8000 मीटर तक ऊपर गया था, जिसके बाद यहां अलर्ट को सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया गया था। तो ज्वालामुखियों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, मेंस में पीसीएस के और प्री में भी पूछे जाते हैं। और ओके, ठीक है। चलिए, माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी अवस्थित है कहां पर है, इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका, नेपाल,
सिंपल सी बात है, इंडोनेशिया में है, जो कि अभी हमने आपको बताया। इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे। समुद्री अभ्यास अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। तो अभी हाल ही में भारत और अफ्रीकी देश समुद्री डकैती और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ 13 अप्रैल से एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट में जो है शामिल हो रहे हैं। बड़ा अपने आप में क्या है, ये एक तरीके से समुद्री अभ्यास है। संस्कृत में ऐक्यमे का अर्थ क्या है, एकता होता है। यह समुद्री अभ्यास दार ए सलाम तंजानिया में किया जा रहा है। तो इसका प्लेस का नाम है, तो हो सकता है आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉइंटर है और ये स्थान पूछे कि इसका आयोजन कहां पर किया गया। ओके, चलिए। यहां पर विभिन्न देशों की नौसेनाएं जो है 13 से 18 अप्रैल तक जो है हो रहे इस अभ्यास में कोमोरस, जिबूती, एरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भाग ले रहे हैं। यानी भाग लिया तो बीत गया, तो भाग लिया। इस अभ्यास में सबसे पहले हार्बर चरण है जो 13 अप्रैल से शुरू हुआ है, यानी कि हो चुका अब तो, है ना। और आगामी 15 अप्रैल तक इस चरण के दौरान कई सैन्य गतिविधियां जो है योजनाबद्ध हैं। तो इस पॉइंट को आप हटा दीजिए क्योंकि ऑलरेडी ये जो है हो चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले बना दिया था, छूट गया था प्रश्न हमसे। ठीक है, तो ये हो चुका है, इस पॉइंट को हटा सकते हैं आप चाहे तो। ओके, चलिए आगे। अब बताइए अगला प्रश्न कि बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, इस अभ्यास में सबसे पहले हार्बर चरण है जो 13 अप्रैल से शुरू हुआ है। ठीक है, मतलब हो चुका है, ठीक है। संस्कृत में ऐक्यमे का अर्थ है एकता होता है। ठीक है, बाकी यहां पे पॉइंट जो लिखा हुआ है ये क्या है, सही। इसका स्थान का नाम लिखा है, कहां पर ये हो रहा है। ठीक है, तो दोनों कथन क्या है, सही है आपके लिए। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब आप लोग बताइए, आपके सामने प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि इसका उत्तर आप लोग जरूर देंगे और बहुत महत्वपूर्ण भी यह प्रश्न है। मैं बार बार कहता हूं कि हो सकता है कि जिस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए और दिल आपका गार्डन गार्डन हो जाएगा, और हो सकता है इसका जस्ट अपोजिट हो जाए कि इस प्रश्न को मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इसका उत्तर ना दें, इसे आप क्या कर दें, इग्नोर कर दें, और यही प्रश्न आप एग्जाम में आ जाए तो सर पे हाथ रखकर रोने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप 1 सेकंड का समय निकाल करके आप इसका रिप्लाई जरूर देंगे। चैटियाते हैं घंटे घंटे भर, उसमें आपको टाइम नहीं लगता है, अब इसमें उत्तर देने में प्रॉब्लम होती है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। जब आप उत्तर देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी यहाँ की कनेक्टिविटी जो है क्या वो जुड़ी हुई है, हमारा आपसी जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, स्ट्रांग है। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसका उत्तर आप लोग जरूर देंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा देंगे, और वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी अभ्यर्थी करंट अफेयर्स की क्लासेस ना छूटे। ठीक है, बाकी यहां पर हम लोग पीसीएस की टेस्ट चला रहे हैं, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन कार्यक्रम चल रहा है, यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है। आप चाहें तो पीसीएस के कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आरओ एआरओ के विभिन्न कोर्स, आरओ के टेस्ट सीरीज, टेलीग्राम पर टेस्ट सीरीज, 12,000 प्लस प्रश्नों के माध्यम से आरओ के टेस्ट सीरीज, सब कुछ चल रहा है। आप चाहें तो डिकोड एग्जाम के जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं ऑफिस के, आप उस पर विजिट कर सकते हैं, या फिर पीसीएस की जानकारी के लिए आप लोग जो है 8604409201 पर आप संपर्क सीधे मुझसे कर सकते हैं। या कोई समस्या अगर आपको पीसीएस के लिए आती है तैयारी करने समय, तो उसके लिए भी आप जो है इस कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क मुझसे डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अब आपके सामने मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न है जिसको आप लोग घर पे लिखिएगा कि रामराज की संकल्पना किस प्रकार से सुशासन की संकल्पना को साकार करती है, व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न मैं ही बनाता हूं, तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अगर आप पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आल्सो फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, तो आप लोग इसको प्लीज लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे।
इसके साथ ही CSET, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।